बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन की और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की, है ना। इन दोनों चीज़ों के बारे में छोटी छोटी बात होगी। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारा होता है उस पर पूरी बात न करके आज उसके बेसिक को रखेंगे कि किस तरह से जो हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो डिजाइन हुए, है ना। कौन कौन से उसके जनरेशन्स हैं, TDM में क्या है, FDM में क्या है, CDM में क्या है ना, GSM क्या होता है, GPRS क्या है, और ये सारी जब टर्मिनोलॉजी की हम बात करते हैं तो ये सब आपका पहले से सुना हुआ है ना। तो आज जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन वो सारा कुछ इंट्रोडक्शन लेवल पर आज रहेगा। बाकी आगे जैसे जैसे समय मिलता जाएगा इस पर हम इलेबरेट करते जाएंगे, इस पर हम और अच्छी खासी बात रखते जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कितने तरह के नेटवर्क्स होते हैं, आपके नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होते हैं, OSI मॉडल क्या होता है, ठीक है। नेटवर्किंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होता है, ये आपका TCP/IP मॉडल, वो उसके बारे में बात ज़्यादा नहीं करेंगे आज, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार, ये सारे ये बेसिक आपके वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज होने वाले सिस्टम्स हैं जिसके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी पता चला है कि मुहूर्त यही है चैनल को सब्सक्राइब करने का, इसलिए सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो आपका रिजल्ट अच्छा होने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच में डिजिटल डेटा का ट्रांसमिशन, ये होता है आपका डेटा कम्युनिकेशन, है ना। और ये जो नेटवर्किंग होती है, इतने सारे कंप्यूटर्स को जोड़ने की जो टेक्निक होती है, दैट इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा नेटवर्क क्या होता है? एक प्रकार का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स के बीच में इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को या डेटा के एक्सचेंज को अलाउ करता है। बात समझ में आ रही है? यस, है ना। तो नेटवर्किंग एक्चुअली में क्या है? ये फिजिकल कनेक्शन है कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच में, सो दैट कि उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। सबसे अच्छा कंप्यूटर नेटवर्क हमारा क्या होता है? इंटरनेट। अगर सबसे अच्छे हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो हमारा क्या होता है? इंटरनेट होता है। तो अब इसमें अगर हम नेटवर्क इंजीनियरिंग की बात करें डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में, तो नेटवर्क इंजीनियरिंग कुछ नहीं है, ये पूरे जो सिस्टम है उसको छोटे छोटे लेयर्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये लेयर 1 है, दिस इज लेयर 2, है ना। ऊपर वाला लेयर 3 है ना। तो इस तरह से जो लेयर्स हैं हमारे, अलग अलग लेयर्स में डिजाइन कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए आपका इंटरनेट लेयर है, मान लीजिए ये आपका फिजिकल लेयर है, मान लीजिए अलग अलग लेयर्स हो सकते हैं और सबके अपने अपने काम होंगे। जैसे मान लीजिए इंटरनेट लेयर है तो किस तरह से नेटवर्किंग प्रोवाइड किया जाए सो दैट कि आपका डेटा है वो इफिशिएंटली ट्रांसमिट हो सके फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से आपका अलग अलग तरह के, जैसे आपका सेशन लेयर हो गया, है ना। तो अलग अलग तरह के लेयर्स हो सकते हैं। फिजिकल लेयर की जैसे आप बात कर लीजिए, फिजिकल लेयर हमारा क्या है? किस तरह की फिजिकल डिवाइसेस को आप यूज करेंगे। नेटवर्क लेयर हो गया, किस तरह की नेटवर्किंग करेंगे, किस तरह की टोपोलॉजी को हमको यूज करना चाहिए, है ना। अलग अलग डेटा लिंक लेयर हो गया हमारा। डेटा लिंक लेयर का सीधा सीधा काम है कि भाई वहां पर जो हमारा डेटा जाएगा वो उसमें कुछ सिक्योरिटी बिट्स को प्रोवाइड कर देना डेटा में, सो दैट कि वो पूरी सिक्योरिटी के साथ फ्लो हो सके। मतलब इस तरह के अलग अलग लेयर्स हो सकते हैं। तो अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करना, तो पूरा का पूरा जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क है वो कई भागों में डिवाइड हो जाएगा, है ना। वो कई भागों में डिवाइड हो जाएगा और सबको हमने अलग अलग लेयर का नाम दे दिया और उसके अकॉर्डिंग अब अलग अलग इंजीनियर्स उस पर अलग अलग काम कर सकते हैं और ये सारे लेयर्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? जो भी हमारा लेयर ट्रांसमिटिंग एंड पर होगा वही सारे लेयर्स आपको रिसीविंग एंड पर भी दिखाई देंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जैसे एप्लीकेशन लेयर हमारा हो गया, है ना। तो एप्लीकेशन लेयर आपका ट्रांसमिशन लेवल पर भी होगा और रिसेप्शन लेवल पर भी होगा। इसी तरह से आपके बाकी जो लेयर्स होंगे वो भी, यहाँ तक कि नेटवर्क लेयर भी। आपको पता है कि ट्रांसमिशन जिस फॉर्म में हो रहा है उसी फॉर्म में आपका रिसेप्शन भी होता है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन है उनकी जो सारी प्रॉपर्टी जो एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपने सिग्नल को एक साइड से मॉड्यूलेट किया है किसी मेथड से, उसी मेथड से आपको सिग्नल को डिमॉड्यूलेट करना पड़ता है। इतना प्रिकॉशंस रखना पड़ता है। इसीलिए जो आपके लेयर्स होते हैं उन सबका ट्रांसमिटिंग एंड पर और रिसीविंग एंड पर, दोनों ही एंड पर काम एक ही जैसा होता है। बात समझ में आ रही है? यस। जैसे फिजिकल लेयर की आप बात करो तो फिजिकल लेयर में जैसे मान लीजिए आपने ट्रांसमिशन के लिए लेजर यूज किया। लेजर इज अ फिजिकल डिवाइस।
ये लाइट को ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ पर रिसीवर एंड पर जो रिसीव करने के लिए आपने फिजिकल एलिमेंट यूज किया होगा दैट इज अ फोटो डिटेक्टर, है ना। तो वो उसी पैरामीटर के साथ होना चाहिए कि लाइट को इमिट करेगा और ये लाइट को डिटेक्ट करेगा, बस इतना ही अंतर आएगा, बाकी सारा प्रोसेस तो वही रहेगा, है ना। तो इस तरह से लेयर्स में आप देखें तो इस तरह के आपके सिमिलरिटीज ट्रांसमिशन और रिसीविंग एंड पर आपको दिखाई देंगे। तो अगर हम बेसिक नेटवर्क के अगर बेसिक को हम समझे तो यह क्या है, ये कंप्यूटर्स और अलग अलग पेरिफेरल्स को इंटरकनेक्ट किया गया है ना, जैसे प्रिंटर है आपका, है ना, इस तरह के। और ये जो हमारा इंटरकनेक्शन है इसी को आप क्या बोलते हैं, इंटर नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर नेटवर्क। और इंटर नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट, है ना। सबसे बड़ा जो हमारा नेटवर्क होता है उसको आप इंटरनेट के नाम से जानते हैं, ये सिंपली इंटरनेट हम बोलते हैं, इसको आप इंटर नेटवर्क बोलते हैं। और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। तो ये आपके जो लैन वैन आगे हम लोग बात करेंगे, अलग अलग तरह के नेटवर्क्स होते हैं। वो सारे जो नेटवर्क्स हैं हमारे, उन सारे नेटवर्क्स को कंबाइन करता हुआ जो सबसे बड़ा नेटवर्क है दैट इज इंटरनेट। आज कोई भी डिवाइस, मैक्सिमम आप बात करिए, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है जो सारे डिवाइसेज को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, ठीक है, थ्रू सम प्रोटोकॉल्स। तो दो तरह के मॉडल्स इसमें हम लोग देखते हैं, एक OSI मॉडल होता है, दूसरा TCP/IP मॉडल होता है। इंटरनेट आपका TCP/IP मॉडल को यूज करता है, प्रोटोकॉल को यूज करता है, ठीक है। प्रेजेंट डेट में आप अगर देखें कि तो आपका जो ये है आपका इंटरनेट है वो IPv6 पर काम कर रहा है और करीब करीब IPv4 पर एक्चुअली में काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह पर IPv6 भी यूज होने लगा है। IPv4 का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, है ना। तो वर्जन 4 से वर्जन 6 की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ओके। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे रिसोर्स शेयरिंग हो सकती है। आप देखो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में आप रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, उसमें कई तरह के मेथड्स हो सकते हैं। आप वाईफाई के थ्रू इनके बीच में डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू कर सकते हैं, है ना, ये छोटे छोटे नेटवर्क्स में। या आप IP एड्रेस की सहायता से, आपने यहाँ पर कुछ रखा हुआ है कोई मटेरियल, उसको आप एक IP एड्रेस बनाकर आप उसको शेयर कर दीजिए और दूसरे कंप्यूटर पर उस IP एड्रेस की सहायता से आप उसको ना ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से आप मेल्स और FTP की सहायता से आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज को कर सकते हैं, ठीक है। वेब या इंटरनेट की सहायता से इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत ही आसान हो गया, आप देख सकते हैं। डायनेमिक वेब पेजेस की सहायता से एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं। IP फोन्स यूज कर सकते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल फोन्स है हमारे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो, है ना। पैरेलल कंप्यूटिंग, एक साथ दुनिया भर के काम आप एक साथ कर सकते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग के इतने सारे एग्जांपल्स हैं, किसी भी कंपनी में एक साथ कई चीजें एक साथ परफॉर्म हो रही होती हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट दीज आर दी गुड एडवांटेजेस, है ना, ऑफ द नेटवर्क, ओके। तो अब देखो कितने तरह के हमारे नेटवर्क्स होते हैं। अगर हम उसको देखने जाएं, एक आपका होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, और ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बारे में बात करते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क ये कुछ मीटर की रेंज में होता है, करीब करीब 10 मीटर की रेंज में। नॉर्मली जो डिवाइसेज हम एक दूसरे से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, ब्लूटूथ के थ्रू, क्योंकि हम लोग वायरलेस की बात करें तो उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर ब्लूटूथ के थ्रू आप डेटा को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ब्लूटूथ से कोई आपका साउंड सिस्टम है उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर जो भी कुछ चल रहा होता है वो ब्लूटूथ के थ्रू स्पीकर पर चला जाता है। इसी तरह से आप ब्लूटूथ से आजकल टेलीविजन, है ना, इसके अलावा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को, अलग अलग डिवाइसेस को आप ब्लूटूथ की सहायता से अपने फ़ोन से या अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जिसकी रेंज क्या होती है, 10 मीटर तक के करीब होती है। क्लियर है ये, ओके ना। ये याद रखना है, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो हमारे पर्सनल एरिया में, हमारे छोटे से घर में आप छोटी छोटी चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। दूसरा आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क हमारा क्या होता है, तो जब हम किसी बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में बहुत सारे घर हो सकते हैं, है ना। घर क्या बोलेंगे, एक बिल्डिंग है तो उसमें बहुत सारे रूम हो सकते हैं, कुछ ऊपर की तरफ है, कुछ नीचे, अलग अलग फ्लोर पर, है ना। तो उन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के जो टेक्निक है उसको आप लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। उन सब में जितने भी सिस्टम्स हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना।
ठीक है। इसी तरह से आप इसको, मैं बिल्डिंग की बात अगर करूं तो जैसे बिल्डिंग स्कूल हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है ना। तो वहां पर जो भी कंप्यूटर्स हैं, जैसे मैं एक कॉलेज का एग्जांपल लेता हूं, जिस कॉलेज में कोई एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां पर ढेर सारे कंप्यूटर्स हैं हमारे, मान लीजिए 500 कंप्यूटर्स हैं, तो उन 500 कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, तो जो हमारा नेटवर्किंग यहाँ पर हो रहा है दैट इज नोन एज लैन, इसको बोल रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। और आप इसमें कम से कम 2 सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 16 मिलियन, है ना, सिस्टम्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका है, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ सम स्विचेज, है ना। ये स्विचेज या इसको राउटर या हब बोलते हैं। इनकी सहायता से आप ढेर सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और जैसे कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट होगी उनके बीच में कम्युनिकेशन करवा पाएंगे, जैसे फाइल का ट्रांसफर करवाना, है ना, या एक डेटा को स्कैन करके उसको दूसरे सिस्टम पर सेंड करना, हाँ, इंटरनेट के थ्रू जो भी आपका डेटा है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करना, ये सारा लैन की प्रॉपर्टीज होती हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये? अच्छा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपका क्या होता है? ये एक प्रकार का नेटवर्क है जो बहुत सारे लैंस को जोड़ता है। तो मान लीजिए हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन 1 है, एक ऑर्गेनाइजेशन 2 है, एक ऑर्गेनाइजेशन 3 है और एक ऑर्गेनाइजेशन 4 है। इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट करता हुआ जो हमारा नेटवर्क होता है दैट इज मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। देखो, ठीक है, यहाँ पर भी एक लैन हमारा काम कर रहा है। ये लैन हमारा पूरा एक नेटवर्किंग है ना। इस नेटवर्किंग को इन चारों नेटवर्किंग को कनेक्ट करने के लिए एक और नेटवर्किंग आपने क्रिएट किया, दैट इज मेट्रोपॉलिटन, है ना। तो कई ऑर्गेनाइजेशंस को, एक सिटी में कई ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, या 2 या 2 से अधिक सिटी के बीच का ना, जब नेटवर्किंग आप करने जाते हैं तो ये आपका हो जाता है। आप नॉर्मली इसको किस फॉर्म में करते हैं? ईथरनेट के फॉर्म में करते हैं, है ना, टोकन रिंग के फॉर्म में करते हैं, एटीएम के फॉर्म में करते हैं। इसके अलावा ये आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस के रूप में इसको आप कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सर्विसेज और इनेबल हो जाते हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क में अवेलेबल नहीं होती हैं। ठीक है, और इसकी सहायता से बहुत सारे ऑफिसेज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन आसानी से हो पाता है ना। तो ये आपका जब हम लैन की बात करते हैं तो एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क हो जाता है ना। जब मेट्रोपॉलिटन की बात करते हैं तो उस प्राइवेट नेटवर्क में कुछ हद तक पब्लिक ये आपके एडवांटेजेस आपको मिलने लगते हैं। मतलब बहुत सारे लोग अब उस सिस्टम को ना एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। जब हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें लैन, कहीं पर मान लीजिए लैन है, कहीं पर पैन है, कहीं पर वैन है ना, कहीं पर ये सारे हैं हमारे, लैन, पैन, मैन, ये सारे हैं हमारे। तो कई तरह के नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, कुछ अलग अलग सिटीज में है, कुछ तो थ्रू आउट कंट्री है, थ्रू आउट वर्ल्ड की भी हम बात कर सकते हैं। तो उन सभी के बीच में जब हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना रहता है ना, तो उस समय जो हमारा नेटवर्क होता है जो इन सबको कनेक्ट करता हुआ दिखाई देता है दैट इज नोन एज वाइड एरिया नेटवर्क, वैन बोलते हैं इसको, है ना। ये आप वैन आपको अगर आप कहेंगे तो ये मैन को भी चूंकि कनेक्ट करता है, तो ये मैन के ऊपर की बात हो गई। तो पूरी कंट्री में, इवन पूरे वर्ल्ड में सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करता हुआ वर्ल्ड एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क दैट इज WAN, है ना, ये हमारा होता है, वैन बोलते हैं इसको। तो इस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर इसमें मिलती हैं आपको। नेटवर्क टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो किस वे में आप कंप्यूटर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, दैट वे इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी, है ना। द अरेंजमेंट विद विच कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना, उस किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखो आपका होता है पॉइंट टू पॉइंट, 2 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, दिस इज नोन एज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन आपका 2 सर्वर्स भी हो सकते हैं, ये दोनों, है ना। आपका केवल कंप्यूटर में लिख रहे हैं, लेकिन बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 2 सर्वर हो सकते हैं, 2 राउटर हो सकते हैं, 2 हब हो सकते हैं, 2 स्विचेज हो सकते हैं, एक स्विच एक कंप्यूटर हो सकता है, ऐसे बहुत सारे। तो जब भी कोई भी 2 डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे इसको आप बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, है ना। अच्छा, बस टोपोलॉजी की बात करते हैं। बस टोपोलॉजी ये एक प्रकार की टेक्निक है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की, जिसमें आप एक चैनल से ढेर सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं, है ना, ढेर सारे कंप्यूटर्स को। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये आपका सिस्मा CD टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ठीक है, तो जो हमारा
जो चैनल होता है, ये चैनल हमारा फ्री है कि नहीं है, इसको हमें चेक करते रहना पड़ता है। मान लीजिए एक कंप्यूटर अपना डेटा इस चैनल के थ्रू सेंड कर रहा है, चूंकि एक ही बस अवेलेबल है हमारा। बस का मतलब हो गया वो मीडियम जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये एक डेटा यहाँ पर अवेलेबल होगा, उस समय कंप्यूटर 3 अगर डेटा को सेंड करना चाहेगा तो यहाँ पर कोलिजन अकर हो जाएगा, है ना। तो CD का मतलब कोलिजन डिटेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा का ट्रांसमिशन है, उसके लिए हमें चैनल को पहले चेक करना पड़ेगा कि चैनल हमारा फ्री है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसी चीज के लिए आपका सिस्मा CD टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, जो ये बताता रहता है कि भाई हमारा चैनल फ्री है कि नहीं। अगर हमारा चैनल फ्री है तब कंप्यूटर उस चैनल पर, उस बस पर अपना डेटा सेंड करेगा। अगर चैनल फ्री नहीं है, किसी कंप्यूटर ने पहले से डेटा सेंड कर रखा है, उसको डिटेक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग फिर ये देखना कि आप इस पर डेटा को सेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो बस टोपोलॉजी। अच्छा, ये जो हमारे कनेक्शंस हैं, ये हमारा जो कनेक्शन है या ये जो हमारा कनेक्शन है ना, इसको अगर मिलाकर हम देखें, दिस इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जो हम पहले देख रहे थे। अगर हम स्टार्ट तो इस बस में हमारा क्या है, एक बस के थ्रू आप ढेर सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और कैसे डेटा का ट्रांसमिशन होना है वो हमारा सिस्मा CD टेक्नोलॉजी की सहायता से होगा। स्टार टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो स्टार टोपोलॉजी में एक स्विच है हमारा, स्विच हब या राउटर बोल दीजिए, जिसके साथ आपने ढेर सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा है, कंप्यूटर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो हमारा स्विच है ना, ये आपके इसके थ्रू आप कंप्यूटर के से कनेक्ट कर सकते हैं या और स्विचेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, या राउटर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं या रिपीटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे हमारे लेयर्स हो सकते हैं इसमें। जो मेन चीज इसमें है वो क्या है कि जब भी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होगा, वो स्विच के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो स्विच ये भी प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि जैसे कंप्यूटर 4 और 5 के बीच में कम्युनिकेशन जारी है, उस समय 3 और 2 के बीच में भी कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो जो स्विचेज हैं हमारी वो इसमें इनेबल कर देते हैं, मतलब लेकिन जो भी कम्युनिकेशन होगा वो स्विच के थ्रू होगा। ठीक है, और इसको कंट्रोल करने वाला जो सर्वर होगा, है ना, उसके साथ कई बार सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी रहती है। एक आपका रिंग टोपोलॉजी होता है। रिंग टोपोलॉजी आपके टोकन पर काम करता है। मान लीजिए 5 कंप्यूटर्स हैं, तो पांचों कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ एक रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड होंगे, लाइक शोन इन द डायग्राम। तो पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ, पांचवा छठवें के साथ, एंड सो ऑन, और लास्ट वाले जो कंप्यूटर होगा वो पहले के साथ फिर वापस कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और कोई कनेक्शन इन कंप्यूटर्स के बीच में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये रिंग के फॉर्म में होंगे। तो कोई डेटा सेंड करना, मान लीजिए कंप्यूटर 1 को कंप्यूटर 3 से बात करनी है, ये टोकन जनरेट करता है, तो ये टोकन सिस्टम पर काम करता है ना। टोकन एक प्रकार का डिजिटल की होता है, वो की किसी कंप्यूटर के लिए जनरेट किया जाता है। तो जब किसी कंप्यूटर के एड्रेस के साथ वो मैच करता है तो वो कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है। तो इस तरह से पहले डेटा आप कंप्यूटर 2 के पास आपने सेंड किया, टोकन कंप्यूटर 3 के लिए है। तो कंप्यूटर 2 का जो एड्रेस है और जो टोकन है दोनों मैच नहीं करेगा तो ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। और इन दिस वे जब कंप्यूटर 3 पर वो डेटा मैच हो जाएगा तो कंप्यूटर 1 का डेटा कंप्यूटर 3 पर रिसीव हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसमें क्या होता है, एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी जनरेट होगा जो कंप्यूटर 1 के लिए सेंड किया जाएगा और कंप्यूटर 1 उसको रिसीव करेगा उसी टोकन सिस्टम के तरीके से ही, है ना। तो ये इस तरीके से काम करता है। अच्छा, मेश टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो सारे के सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, है ना। सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम से कम एक कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्टेड दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर 1 2 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है, 3 यहाँ से, है ना। ऐसे कंप्यूटर 1 4 से भी कनेक्टेड है और कंप्यूटर 1 5 से भी कनेक्टेड है। ऐसे 2 को देखिए 1 से कनेक्टेड है, हाँ, 2 3 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है और 5 से कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे तो ये मान लीजिए 5 कंप्यूटर से, उसके लिए 10 कम्युनिकेशन लिंक की जरूरत है आपको। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो चुका है, ये हो चुका है, 8 9 और 10, 10 कम्युनिकेशन लिंक की हमें जरूरत दिखाई दे रही है। तो आप अगर इसको और अच्छे से देखें तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स क्या होंगे। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स n है, तो उसमें n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 लिंक्स की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए n की वैल्यू 5 है हमारी, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, सो देयर विल बी 10 लिंक्स।
इसी तरह से मान लीजिए 50 यूजर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ लिंक्स क्या हो जाएगा 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 25। ठीक है, 25 9 या 225, सो दिस बिकम्स 22 एंड 25 4 जा 100 1225 number of links will be available for connecting all the computers to each other. The number of computers are 50 there, है ना? Okay, so this is mesh topology. One is a tree topology. What is tree topology? In this method, the communication is controlled by a server or a core layer. Okay, and the whole information is distributed through some distributed layers. So there are switch 1 and 2, and these switches are connected to the core layer through a switch, है ना? Through a switch. So this is switch 1, switch 2, and this is a switch which is connected to switch 1 and switch 2. Okay, अब जो हमारा कोर लेयर है, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी वो कंप्यूटर 1 के लिए भी हो सकता है, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी। तो जिसके लिए, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर 5 के लिए आपने इन्फॉर्मेशन सेंड किया, तो वो स्विच के थ्रू राउट होगा, स्विच 2 को जाएगा, फिर स्विच 2 के थ्रू स्विच 5 को जाएगा। तो इस तरह का एड्रेस यहाँ से जनरेट करना पड़ेगा। अब देखिए दूसरी बात हम कर रहे हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये रूट है ना? ये हम यहाँ रूट की बात कर रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, स्टेम हो गया, दिस इज स्टेम। और ये स्टेम में फिर आप देखेंगे ये बड़ी बड़ी डालियां हैं, फिर इन बड़ी डालियों में आप देखेंगे छोटी छोटी डालियां हैं, फिर इनमें भी छोटी छोटी डालियां हो सकती हैं। सो दिस इज लाइक अ ट्री, दिस स्ट्रक्चर इज लाइक अ ट्री, सो दिस इज नोन एज ट्री टोपोलॉजी। इज इट ओके और नॉट? तो हमारा ट्री टोपोलॉजी की तरह है, जहां पर ये जो आपका कोर लेयर है, रूट है, ठीक है ना? और ये आपका स्टेम दिखाई दे रहा है, स्विच तक आप स्टेम की बात कर लीजिए। फिर यहाँ पर ये बड़ी बड़ी मोटी डालियां हैं ना, ये आपके ब्रांचेज हैं, और फिर इन ब्रांचेज में छोटी छोटी और ब्रांचेज हैं, और भी ब्रांचेज आगे हो सकती हैं। In this way we can see that this is a tree topology. हाइब्रिड का मतलब होता है मिला जुला, है ना? तो मिला जुला का मतलब कई तरह के जो आपके टोपोलॉजीज होंगे वो एक सिस्टम में आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर स्टार टोपोलॉजी में आपने सिस्टम्स को कनेक्ट किया, तो स्टार एक स्विच को आपने 3 और स्विचेस की सहायता से कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप स्विच 1 को देखें तो ट्री के फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है, मतलब इस स्विच की सहायता से आपने 3 सिस्टम्स को कनेक्ट कर रखा है। स्विच 2 को आप देखें तो वहां से एक चैनल अवेलेबल है, जिस पर आपने सिस्टम 1, 2, 3 और 4 को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रखा है थ्रू अ बस। सो दिस इज अ बस टोपोलॉजी। और स्विच 3 को आप देखिए तो वहां पर एक कंप्यूटर से आपने ढेर सारे कंप्यूटर्स को रिंग के फॉर्मेट में कनेक्ट कर रखा है। सो दिस इज रिंग टोपोलॉजी। तो आपका बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, और ये सारे कनेक्टेड है स्टार टोपोलॉजी में। ये सारे टोपोलॉजी, तो जो भी डिमेरिट और डिमेरिट होते हैं अलग अलग आपके टोपोलॉजीज के, वो सारे मेरिट्स को आप एक साथ ले आते हैं, ठीक है? तो इसको आप बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, जिसमें सभी के थोड़े थोड़े जो मेरिट्स होते हैं वो एक जगह आपको इकट्ठे दिखाई देते हैं, ठीक है? और ये अलग अलग तरीके, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसमें आप हाइब्रिड टोपोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। अब देखिए 2 तरह के हमारे आपके मॉडल होते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में। एक आपका OSI मॉडल होता है, दूसरा TCP/IP मॉडल होता है, ठीक है? अभी TCP/IP मॉडल की आज हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग केवल OSI मॉडल की बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जितने भी आपके सिस्टम होते हैं नॉर्मली वो OSI मॉडल में काम करते हैं। उसमें कुछ लेयर्स में पूरे के पूरे सिस्टम को डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक बात है? OSI का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, OSI लेयर, है ना? OSI मॉडल। और ये OSI मॉडल में कितने लेयर्स है? 7 लेयर्स हैं टोटल, है ना? 7 लेयर्स में इसको डिवाइड करते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशन लेयर्स, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। और आप ये कह नहीं सकते कौन सा पहला लेयर है, तो आप इसको ऐसे समझिए, अगर ये ट्रांसमीटर की हम बात करें तो ट्रांसमीटर एंड या रिसीवर एंड, दोनों ही एंड पर आप एप्लीकेशन लेयर आपका फाइनल लेयर होगा, जहां पर फाइनली एप्लीकेशन आपका डेटा दिखाई देगा। लेकिन जो कम्युनिकेशन होगा तो फिजिकल लेयर के थ्रू होगा। तो कई बार आप यहाँ से जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिजिकल लेयर आखिरी लेयर हो जाती है ना? क्योंकि आप इन सारे लेवल्स पर बात करते करते फिर फिजिकल लेयर पर जाते हैं कि भाई अब डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, फिर कहीं पर रिसीव करना है उसको,
इज इट ओके और नॉट। तो ये कई बार ऐसा होता है, इसीलिए इसमें कोई वन और कोई फर्स्ट और कोई लास्ट नहीं कर सकते। तो अगर क्वेश्चन में फर्स्ट या लास्ट कहीं पर पूछा जा रहा है, दैट माइट बी कंफ्यूजिंग। तो ऐसी कंडीशन में ये पूछा नहीं जाता है, आपसे कोई लेयर का नाम लिया जाएगा और उस पर बात की जाएगी। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? ये आपका एप्लीकेशन यूजर किस तरह के इंटरफेसेस को यूज कर रहा है ना, तो या किस तरह के प्रोटोकॉल्स की सहायता से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दिस इज एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, जैसे आपको डेटा को डिस्प्ले कराना है ना, तो डिस्प्ले कराना है तो किस तरह के डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, वो हमारा फिजिकल लेयर में होगा। और डिस्प्ले किस तरह से होगा, कौन सा फॉर्मेट होगा जिसमें वो हम उसको एक दूसरे के साथ इंटरफेस करेंगे। जैसे मान लीजिए हम ना LCD मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, तो उसके पिंस को किस तरह से कनेक्ट करना है सो दैट कि यहाँ पर आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल पाए। दिस इज डन इन एप्लीकेशन लेयर वेयर। तो डेटा हमें किस फॉर्म में हमको देखना है उसके बारे में हम लोग उसी के तरीके से हम इस लेयर में हम इंटरफेसिंग प्रोवाइड करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा डेटा है वो किस फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाएगा, किस फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाएगा, दिस इज योर प्रेजेंटेशन, दिस इज द वर्क ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है। सेशन लेयर हमारा क्या करता है? सेशन लेयर, मान लीजिए हमारा जो लेयर है वो किस तरह से होस्ट के बीच में कितने समय के लिए वो काम करेगा, किस ऑथेंटिकेशन पर वो हमारा काम करेगा, है ना, और उतने समय के लिए उसमें कोई इंटरप्शन ना आए, या उस टाइम स्पैन में ऑथेंटिकेशन की बार बार रिक्वायरमेंट जनरेट ना हो। आपने एक बार ऑथेंटिकेशन कर लिया है, अब वो एक बार जॉब कंप्लीट करने के बाद ही दोबारा ऑथेंटिकेशन पर वापस आए। ठीक है, सो दिस इज डन इन सेशन लेयर। तो सेशन लेयर में ये फिक्स किया जाता है कि यहाँ पर जो डेटा हमारा अवेलेबल है ना, डेटा जो हमारा प्रोसेस अवेलेबल है ना, प्रोसेस जो हमारा चल रहा है वो प्रोसेस हमारा बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो जिस भी टाइम स्पेन के लिए हमने फिक्स किया है उतने समय तक वो प्रॉपरली चलता रहे। ठीक है, एक होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में ये हम इंश्योर करते हैं कि जो होस्ट हैं उनके बीच में एंड टू एंड डिलीवरी हो जाए, है ना। जो भी डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है और डेटा पूरी तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाए, ये इंश्योर करना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने का भी काम करता है। एक आपका नेटवर्क लेयर होता है। नेटवर्क लेयर में किस तरह की टोपोलॉजी या किस तरह के हम नेटवर्क का यूज करेंगे, ठीक है, सो दैट कि हमारा डेटा ट्रांसमिशन आसानी से हो पाए। ठीक है, किस चीज को इंश्योर करते हैं इसमें। एक आपका डेटा लिंक लेयर होता है, जहां पर हम कोई जो हमारा डेटा है ना, वो डेटा हमारा बाइनरी फॉर्म में या किसी फॉर्म में हो सकता है, उसमें कोई एरर अगर आ रही है तो उस इसके अलावा लिंक में कोई एरर आ सकती है। जो फिजिकल लेयर के साथ हमने कनेक्ट किया उसके लिंक में भी कोई एरर आ सकती है। तो उसमें डेटा में या लिंक में उन कोई एरर जनरेट हो रही है तो उस लेयर को उसमें एरर को डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करने का काम क्या करता है, डेटा लिंक लेयर करता है। और जो फिजिकल लेयर हमारा है उसमें हम कौन से हार्डवेयर हैं, ठीक है, या किस तरह के केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या किस पावर आउटपुट के लिए हमको उसको डिजाइन करना है, पल्स रेट क्या रखना है, ये सारी चीजें फिजिकल लेयर में डिसाइड होती हैं। तो अगर हम अब उल्टा बात करें तो फिजिकल लेयर में डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं, उसके थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन होता है। अगर जो कनेक्शंस हुए हैं या कोई डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है उसमें कोई एरर आती है तो उसको करेक्ट करने का काम डेटा लिंक लेयर का है। ठीक है, नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है, ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो किस तरह से डिजाइन करें सो दैट कि डेटा फ्लो में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, किस तरह की टोपोलॉजी हम यूज करेंगे, उसके क्या एडवांटेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग समझकर। ठीक है, ये जो हमारा डेटा है इन तीनों प्रोसेस से, ये आपका आप देखेंगे तो फिजिकल लेयर के ही अलग अलग प्रोपोर्शन से आपको दिखाई देते हैं, है ना। ये हार्डवेयर से पूरा कनेक्टेड है। उसके बाद जैसे ही डेटा आपका ट्रांसमिशन शुरू होगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये इंश्योर करता है कि डेटा का ट्रांसमिशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में हो पाए। इस चीज का ध्यान रखना। ट्रांसपोर्ट लेयर का कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं पर प्रोटोकॉल में कोई प्रॉब्लम होगी या ये सारी चीजें। उसके बाद फिर सेशन लेयर इस चीज का ध्यान रखता है कि पूरे टाइम स्पेन के दौरान, है ना, एक बार अगर ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं तो पूरे टाइम स्पेन के दौरान इसमें कोई इंटरप्शन ना आए, इस चीज का ध्यान कौन रखता है, सेशन लेयर रखता है। प्रेजेंटेशन लेयर में इस चीज का ध्यान रखा जाता है
कि जो भी डेटा हमारे पास आ गया है वो उसी फॉर्मेट में रहे जिस फॉर्मेट में एप्लीकेशन लेयर पर शो होना है। एप्लीकेशन लेयर पर हम वो इंटरफेसिंग करते हैं जिसमें ये जो प्रेजेंटेशन लेयर से डेटा पहुंच रहा है उसको ठीक ठीक यूज किया जा पाए एप्लीकेशन लेवल पर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए डेटा को हमें डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जांपल हमें किसी मोटर को रन कराना है, फॉर एग्जांपल है ना डेटा को रिसीव करना है किसी एंड पर और फिर उसको ट्रांसमिट भी करना है, प्रोसेस करना है, जो भी होगा वो एप्लीकेशन लेयर पर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। एक इसमें हमें बात करनी है जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ठीक है, तो मैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल की अगर बात करूं तो ये आपका बेल लैबोरेटरीज ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। ये जो कॉन्सेप्ट आया था 1970 में आया था। ठीक है, और ये जो नाम दिया गया था जीएसएम, ये आपका यूरोपियन मोबाइल टेलीफोन स्टैंडर्ड, कॉमन यूरोपियन मोबाइल टेलीफोन स्टैंडर्ड ने इसको क्रिएट किया था 1982 में। समझ आ रही बात? अच्छा ठीक है, अगर इसको देखें तो जीएसएम क्या भाई, दो तरह की स्विचिंग होती है, एक सर्किट स्विचिंग होती है, एक पैकेट स्विचिंग होती है ना, उसकी अभी हम बात करेंगे आगे। एक सर्किट स्विचिंग होती है और एक पैकेट स्विचिंग, अभी इतना ही मन में बैठा के रखिए, बाकी आगे फिर बात करते हैं। तो जीएसएम एक सर्किट स्विच सिस्टम था जो 200 किलो हर्ट्ज का जो चैनल था आपका, है ना, उसको 25 किलो हर्ट्ज के अलग अलग टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करते थे। कितने टाइम स्लॉट बनेंगे? तो 2200 को आप 25 से डिवाइड करिए, सो दिस विल बी 8। सो देयर आर 8 25 किलोहर्ट्ज टाइम स्लॉट्स। तो अलग अलग टाइम स्लॉट्स में उसको डिवाइड कर देते थे। पूरी जो हमारी फ्रिक्वेंसी थी, पूरा चैनल जो हमारा था, और ये जो हमारा अलग अलग टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया है वो अलग अलग टाइम स्लॉट अलग अलग यूजर्स को असाइन कर देते थे। ठीक है, और वो सर्किट स्विचिंग, अब हम सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग की बात करते हैं कि यूजर सर्किट स्विचिंग में कनेक्टेड है या पैकेट स्विचिंग में कनेक्टेड, इसका क्या मतलब है। तो जब हम कम्युनिकेट करते हैं या कम्युनिकेशन होता है दो नोड्स के बीच में, तो उसके बीच में बहुत सारे नोड्स होते हैं जो स्विच की तरह यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे स्विचेज हैं जिनके थ्रू हमें एक्चुअली में राउट होना है। तो मान लीजिए कोई वॉइस कॉल हम लोग कर रहे हैं, वॉइस कॉल, तो उस कंडीशन में जब हमारा कनेक्शन होता है एक नोड से दूसरे नोड, तीसरे नोड, चौथे नोड, पांचवें नोड, छठवें नोड, ये सारे नोड फ्री थे, तो इनके थ्रू हमारा यूजर 1 और यूजर 2 के बीच में कॉल कनेक्ट हो गया। समझ आ रही बात? तो अब एक बार कॉल कनेक्ट हो गया तो अगर नोड इसमें डिस्टर्ब करेंगे, मतलब नोड को चेंज करने जाएंगे, तो कॉल इंटरप्ट हो जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पर आपका फिक्स हो गया एक सर्किट जो आपका बन गया है, अभी सर्किट चेंज नहीं हो सकता। कोई और बात करना चाह रहा है और ये नोड यहाँ पर खाली नहीं है मान लीजिए, और इस नोड को यूज करना ही है, तो और कोई कॉल कनेक्ट नहीं हो पाएगी वेदर देर आर मेनी नोड्स विच आर फ्री, है ना, वो खाली है, फिर भी आप 3 और 4 के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जो हमारा कॉल स्टैब्लिश हो गया 1 और 2 के बीच में, दिस इज सर्किट स्विचिंग। अब जरा पैकेट स्विचिंग समझिए। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जो पूरा का पूरा मैसेज, पहले तो ये समझिए, तो आपका जो लाइव जैसे कॉल हो गया, कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ये सारे जितने भी एप्लीकेशन है वो सर्किट स्विचिंग के एग्जाम्पल हो गए। पैकेट स्विचिंग के एग्जाम्पल को आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपका नोड है, एक नोड है और इनके बीच में कई सारे स्विचेज हमारे अवेलेबल हैं और इसको नोड 2 से कम्युनिकेट होना है ना। अब हमारे पास जो डेटा है वो स्टोर्ड डेटा है। जैसे मान लीजिए आप एसएमएस का एग्जांपल लीजिएगा, क्योंकि एसएमएस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा जो एसएमएस है उसको छोटे छोटे एसएमएस में डिवाइड कर लेना। इसको आप नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये पैकेट नंबर हो गए इसके। ये पैकेट्स को आप सेंड करते हैं। तो अब जो भी नोड हमको फ्री मिलेगा, है ना, जैसे ये नोड हमारा फ्री है और ये पैकेट की साइज कितनी है, उस साइज के अकॉर्डिंग ये नोड अगर इसके लिए कैपेबल है, ये 1 को यहाँ पर भेज दिया हमने, है ना। जिस समय 1 यहाँ पहुंचा, वो आगे जब खाली होगा तो आगे सेंड करेगा, तब तक 2 वाला इस पर सेंड कर दिया, तो 2 यहाँ आ गया, उसी समय 1 आगे राउट हो गया, ये वाला नोड फ्री मिला। तो अब 1 यहाँ पहुंचा, इस समय हमारा 2 यहाँ पहुंचा, और ये जो 1 हमारा खाली हो गया था वहां पर 3 आ जाएगा। इन दिस वे आपका 1 2 3 4 5 6 सारे पैकेट्स एक एक करके इसमें सेंड होते जाएंगे और फाइनली ये यहाँ पर रिसीव होंगे। जब यहाँ पर ये रिसीव होंगे तो हो सकता है 5 पहले पहुंच गया हो, है ना, 3 उसके बाद पहुंचाओ, फिर 1 उसके बाद पहुंचाओ, फिर 4 उसके बाद पहुंचाओ, फिर 2, फिर 6 ऐसा पहुंच सकता है। बात समझ में आ रही है? इसको फिर हमें रीअरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट, है ना, मेथड होता है जिसकी सहायता से आप इसको
रीअरेंज कर लेते हैं। फाइनली जब हमारे मोबाइल में पूरा का पूरा मैसेज आता है तो रीअरेंज होकर एक फिक्स्ड ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में उसको क्रिएट किया गया था उसी ऑर्डर में हमको वापस मिल जाता है और हम पूरा मैसेज एक साथ पढ़ पाते हैं। पुराने समय में याद करिए, पैकेट स्विचिंग जब चलता था 3G नेटवर्क में, आप याद करिए, क्योंकि पैकेट स्विचिंग 3G में स्पेशली स्टार्ट हुआ था। उस समय जो हमारा मैसेज आया करता था, उसमें तो पैकेट स्विचिंग था, उसके पहले की बात करिए 2G में, तो उस समय जो हमारा मैसेज आया करता था वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में तब भी था, लेकिन उसमें रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। तो कई बार हमारा ना मैसेज का एक भाग आपका रिसीव हो जाता था और दूसरा भाग पेंडिंग में रहता था, अगर आपको याद होगा, है ना। दूसरा भाग पेंडिंग में रहने की वजह से क्या होता था, बाद में वो आता था, या कई बार दूसरा भाग पहले आ जाता था और पहला भाग रह जाता था। तो उस चीज को इम्प्रूव किया गया जीएसएम में, जो कि आपका थर्ड जनरेशन में, या आपका जीपीआरएस में यूज हुआ, जो कि आपका थर्ड जनरेशन में यूज होता है। तो एक चीज यहाँ पर यह भी है कि आपका यहाँ पर आप देखें तो ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पर भी काम करता है ना। छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये काफी एक बेहतरीन हो जाता है डिजिटल टेक्नोलॉजी में। और यहाँ पर जो एबिलिटी है वो 64 kbps से लेकर 120 mbps तक के डेटा रेट के साथ जीएसएम आपका काम करता हुआ दिखाई देता है। हालांकि ये टीडीएमए पर ही काम करता है। अभी क्वेश्चन ये भी है कि टीडीएमए हमारे क्या है, उस पर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर जीएसएम के फीचर्स की बात करें तो स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, इंटरनेशनल रोमिंग प्रोवाइड करना, लो कॉस्ट मोबाइल सेट और बेस स्टेशन की बात करते हैं, हाई क्वालिटी स्पीच की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके ISDN है और जो दूसरी टेलीफोन कंपनी सर्विसेज हैं उनके बीच में ये कंपेटिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब इस लेक्चर में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कभी जरूरत पड़ने पर हम आगे डिस्कस करेंगे। और नए सर्विसेज को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे आपका किस तरह से ये आपकी बिलिंग करेंगे, है ना, चार्ज करेंगे कि कितना कॉल रेट हुआ, इन सब के बारे में आगे बात करेंगे। अगर हम मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन फंडामेंटल की बात करें तो एक्चुअली में ये सिस्टम जो आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 1877 में, पहला लाइन टेलीफोन आया था। मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम आपका बाद में आया 1934 के आसपास करीब, जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इसके पहले वाले वीडियोस में डिस्कस हुआ है, उस पर आप लोग देख लीजिएगा। 1946 में आपका पहला कमर्शियल मोबाइल टेलीफोन सिस्टम लॉन्च हुआ बेल के द्वारा, है ना, बेल कंपनी के द्वारा सेंट लुइस यूएसए में, ये 1946 में आया था। और ये कुछ कस्टमर्स को ही इसकी सर्विसेज मिलनी पहले स्टार्ट हुई थी, फिर धीरे धीरे डेवलप होता चला गया। और 1960 में बेल लेबोरेटरीज में ही ये आपका जो बहुत सारे यूजर्स थे, उन यूजर्स को कनेक्ट करने के लिए वाइडर लेवल पर या फॉर वाइडर पॉपुलेशन इसको यूज किया गया, है ना, इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसके अलावा आपका 1980 में फिर मतलब अलग अलग समय पर ये अलग अलग इसमें इम्प्रूवमेंट्स होते गए और उस पर ये काम करते गए। ये तो इवोल्यूशन की बात है। फिर टीडीएमए से हम लोग एफडीएमए की तरफ बढ़े, फिर एफडीडी की तरफ बढ़े। एफडीएमए के बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे, सीडीएमए के बारे में भी बात करेंगे, उस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं, आगे ही है लेक्चर, है ना। अगर हम 1G की बात करें, अब इवोल्यूशन की बात करें तो उसमें 1G भी आएगा। तो वायरलेस में जो हमारा 1G था वो हमारा पहली बार टोक्यो में लॉन्च हुआ था, पहली बार। ठीक है, इसको आपने निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन इस नाम से ये स्टार्ट हुआ टोक्यो में 1979 में। और 1984 में ये जो एनटीटी है हमारा, है ना, ये आपका पूरा जापान को कवर करने के लिए ये डिजाइन किया गया और ये हमारा 1G के नाम से फेमस हुआ। इसको कहा गया कि पहला जनरेशन है। क्लियर है। 1983 में यूएस ने फर्स्ट जनरेशन को अप्रूव भी कर दिया। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जैसे लो स्पीड हुआ करती थी। ठीक है, डेटा रेट काफी ज्यादा था लेकिन बैंडविड्थ काफी कम थी, जिसकी वजह से इसमें बहुत, और कास्ट भी काफी ज्यादा थी, है ना। उस समय का अगर आप कास्ट याद करिए तो बहुत स्मॉल ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज्यादा, है ना, पे करना पड़ता था। और उस समय में तो अगर 5 रुपए 6 रुपए, थोड़े ही समय में 5 रुपए 6 रुपए का बिल अगर आ जाता था, दैट वाज हाई अमाउंट, है ना, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट हुआ करता था। दूसरा आपका 2G को आप एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कल्चरल रिवोल्यूशन। ये एनालॉग से डिजिटल की तरफ हम बढ़े
तो सेकेंड जनरेशन 2G का मतलब सेकेंड जनरेशन है ना। तो ये आपका GSM स्टैंडर्ड के अंडर में लॉन्च किया गया फिनलैंड में 1991 में पहली बार, ठीक है। और उस समय जो कॉल्स थे वो हमारे इनक्रिप्ट कर सकते थे, या डिजिटल वॉइस कॉल्स जो हमारे थे वो कुछ क्लियरिटी के साथ ना, उनको भी हम लोग यूज करना स्टार्ट किया। इस दौरान हमारा SMS भी स्टार्ट हुआ, ठीक है। हालांकि SMS पैकेट्स के फॉर्म में ना होकर पूरा का पूरा एक मैसेज सेंड करते थे, पूरा मैसेज एक साथ एक ब्लॉक में ही सेंड करते थे, मैसेज को पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड नहीं करते थे। तो मोबाइल में जो स्टोरेज होता था उसके अकॉर्डिंग जो भी मैसेज हमारा आना होता था वो पहुंच पाता था। कई बार कुछ मैसेज का पोर्शन मिस भी हो जाता था। पिक्चर मैसेज, इसके अलावा मल्टीमीडिया मैसेज, MMS की बात भी यहीं से स्टार्ट हुई। ये सारे हमारे फ़ोन में ये सारी सर्विसेज इनेबल हुई, ये 2G की वजह से इनेबल हुई। तो इस समय जो स्पीड हमें मिलती थी 40 किलोबिट पर सेकेंड, है ना। और एज कनेक्शन इसमें मिलता था, आपको अगर याद हो उस समय तो मोबाइल में आपका EDGE लिख कर आता था, एज कम्युनिकेशन, है ना। ये हमारा होता था, और जब एज कनेक्शन होता था तो 500 किलोबिट पर सेकेंड के स्पीड करीब करीब मिलती थी। हालांकि यहाँ पर भी जो कॉस्ट थी तो पहले की अपेक्षा हल्की सी कम जरूर हुई, बट दैट वाज वेरी लार्ज, है ना, लार्ज अमाउंट पे करना पड़ता था। 3G हमारा जो थर्ड जनरेशन था वो पैकेट स्विचिंग रिवोल्यूशन कहा जाएगा। इसमें जो हमारा मेन चीज हमारा हुआ करता था, जैसे डोकोमो ने लॉन्च किया 3G को 2001 में, इसके अलावा और अलग अलग स्टैंडर्डाइज्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स यूज हुए अलग अलग वेंडर्स के द्वारा। यहाँ पर जो डेटा ट्रांसफर रेट था वो 2G की अपेक्षा 4 गुना बढ़ गई। समझ आ रही बात। जो डेटा रेट बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीजें इसमें बदल गई, बहुत सारे न्यू सर्विसेज भी इसमें आए, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपका वीडियो स्ट्रीमिंग, है ना, वॉइस और IP, ये सारे, जैसे स्काइप एक बहुत बढ़िया एग्जांपल था। पहले के समय में ना स्काइप नया नया सॉफ्टवेयर था जिसपे वीडियो कॉलिंग आप आसानी से कर सकते थे, अगर आपको याद हो तो। ये जो हमारा ये जो हमारा रिवोल्यूशन था, इसने पूरे वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में एक नया गति प्रदान कर दिया, नया डायरेक्शन प्रोवाइड किया। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, एक तो आपका SMS जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया, क्योंकि इसमें आपका जो पैकेट के फॉर्म में डेटा का ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ। इंटरनेट ये काफ़ी स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी हो गई, और पैकेट्स के फॉर्म में डेटा, आप देखो पैकेट का एक अच्छा एग्जांपल मैं ये भी बताता हूँ, क्योंकि पैकेट का मैंने एग्जांपल लिया था वहाँ पर। SMS जो आपका इंटरनेट पर पेज ओपन होता था, आप देखते हैं ना हल्का हल्का, पहले ये खुल गया, फिर इतना खुल गया, फिर और ये खुल गया, इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीजें ओपन होती हैं। एक्चुअली में ये पैकेट्स के फॉर्म में धीरे धीरे डेटा आपका रिसीव होता है। तो वो स्पीड बढ़ गई जब आपका 3G आया, है ना। तो जैसा कि बात हो गई है कि करीब करीब 4 गुना उससे ज्यादा स्पीड इसकी बढ़ गई थी 2G की अपेक्षा। फिर आपका 4G आया, और अभी रिसेंटली हम लोगों ने 4G यूज किया हुआ है। ये आपका लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन आप देखेंगे तो आपके ये जो नेटवर्क आपका बना रहता है, इस तरह से आप नेटवर्क देखेंगे, और उसके बगल में एक ऐसे बॉक्स बना रहता है, उसमें लिखा होता है VOLTE, ऐसा लिखा रहता है। LTE मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये जो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म के लिए जो ये आपके इवोल्यूशन आया है, और ये स्ट्रीमिंग एरा है। इसमें लाइव जो वीडियोज हैं, लाइव स्ट्रीमिंग है, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा 1 गीगाबाइट पर सेकेंड तक की स्पीड इसमें मिलती है स्टेशनरी यूजर्स के लिए। इसके अलावा अलग अलग गेमिंग सर्विसेज, HDVG और HQ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे इसमें शामिल हैं। ये पहली बार जब लॉन्च हुआ था, कब, 2009 में लॉन्च हुआ था। स्टॉकहोम स्वीडन और ओस्लो नॉर्वे, इन सब जगहों पर ये यूज किया गया था। ठीक बात है ये। तो 4G, बाकी सारे जितने भी उसके पैकेट स्विचिंग रिवोल्यूशंस हैं वो सारी प्रॉपर्टीज इसमें इनबिल्ट है, बट डेटा रेट इंक्रीज होने की वजह से पूरी स्पीड बढ़ गई, और उसकी वजह से आप अगर 3G पर काम आज के समय में करेंगे या 2G पर काम करेंगे तो आपको लगेगा कि आप ऐसे सिस्टम के साथ बैठे जो काम ही नहीं कर रहा है ना, इतनी स्पीड अच्छी है हमारे पास इसमें। 5G फिर अब नया जो हमारा OFDM टेक्नोलॉजी पर जो हमारा काम कर रहा है, दैट इज 5G। तो OFDM ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की भी हम बात करेंगे। वो ऑर्थोगोनल फॉर्म में, मतलब यहाँ पर आपका जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको आप डिफरेंट चैनल के थ्रू इंटरफेरेंस रिड्यूस करते हुए उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज डन टू डिजाइन 5G। तो 5G हमारा क्या है, 5th जनरेशन, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एरा, IoT। तो ये सुपर फास्ट नेक्स्ट जनरेशन इसका नाम दिया गया।
ठीक है, ये 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के सर्विसेज, अलग अलग तरीके के नेटवर्क्स एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए ये इनेबल किए गए हैं। और इसमें मशीन, ऑब्जेक्ट्स और डिवाइसेज एक दूसरे के साथ सभी के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके और वर्चुअली उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका मल्टी जीबीपीएस डेटा स्पीड है, ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको अगर याद हो तो यहाँ पर 1 जीबीपीएस था हमारा, 1 जीबीपीएस स्पीड हमको मिलती थी 4G में। 5G में वो कई गुना ज़्यादा 4G की अपेक्षा स्पीड आपको मिलती है। ठीक है, इसके अलावा रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, नेटवर्क कैपेसिटी बहुत अच्छी है, अवेलेबिलिटी, नेटवर्क इंक्रीज अवेलेबिलिटी है। बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेज हैं जो यूजर के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी है। हालांकि इन सब के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेनी चाहिए कि 5G में जो आपका डेटा रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 6 गीगाहर्ट्ज़ या उसके ऊपर काम करता है। इतनी हाई फ्रिक्वेंसी पर ये बहुत सारे जानवरों के लिए ना बहुत मुसीबत का कारण बन गया है। इसके अलावा टावर्स के सामने जिनके घर है उनके लिए बड़ी समस्या बन जाती है। तो थोड़ा इस पर विचार भी करना चाहिए कि इसको इम्प्लीमेंट करने के पहले क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने हैं, उस पर बात की जा सकती है। इस पर आज बात नहीं करेंगे, कभी और बात कर लेंगे। एक आपका है GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, है ना। तो GPRS हमारा क्या है, ये आपका जो आपका 3rd जनरेशन 3G की हम लोगों ने बात किया था, तो 3G में पैकेट स्विचिंग की हमने बात किया था। तो GPRS का फुल नेम आप देखिए जरा, जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। तो एक्चुअली में ये 3rd जनरेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। GPRS आपका एक ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो वॉइस कॉल को अलाउ करता है ना, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए भी अलाउ करता है, और एक TDMA पर काम करता है। एक्चुअली में FDMA पर तब काम होता नहीं था, FDMA तो आपका 4th जनरेशन में आपका आया 4G में। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स और इंक्रीज करता है जब हम जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम को यूज करते हैं कि किस तरह से पैकेट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक राउट होना है। ठीक है, या पैकेट्स को जो हम किस छोटे छोटे साइज में डिवाइड करेंगे, स्विचेस पर जो हमारे मेमोरी एलिमेंट होंगे उसका साइज क्या होगा, क्या वो एक पैकेट को आसानी से रिसीव कर सकता है, या जो हमारे कई पैकेट्स को क्या हम एक जगह स्टोर करके फिर धीरे धीरे उसको प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारे जो थे उसकी वजह से पैकेट की जो स्विचिंग है वो काफ़ी और आसान होती चली गई और सीधे सीधे पैकेट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक राउट कर पाए। फिर इसमें ये भी देखा गया कि जो हमारे पैकेट्स हैं वो बड़े साइज का भी रख सकें, सो दैट उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, मेमोरी एलिमेंट्स को की साइज को और बढ़ाना पड़ा, सो दैट कि आप ज़्यादा बड़े पैकेट्स को स्टोर कर सकते हैं। इसके की फीचर्स अगर हम देखें तो एक तो आपका हमेशा ऑनलाइन मोड में अवेलेबल रह सकते हैं, है ना। एग्जिस्टिंग सिस्टम में एक अपग्रेडेशन ये प्रोवाइड करता है। 3G सिस्टम का ये इंटीग्रेटेड पार्ट हो जाता है जिसमें 3G की थोड़ी नेटवर्क स्पीड 2G की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई थी, डेटा रेट काफ़ी अच्छा था और इजी बिलिंग हो गया था। बिलिंग इसमें ऑटोमेटिक होता है जिसमें जितना भी अमाउंट डेटा का ट्रांसमिट किया गया रहता है उसके आधार पर बिलिंग कर देते हैं। अब हम बात करते हैं ये आपके मल्टीपल एक्सेस की। देखो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या होता है। पूरा का पूरा जो हमारा नेटवर्क है तो फ्रिक्वेंसी है और यहाँ पर टाइम है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में आप देखिए पूरी की पूरी फ्रिक्वेंसी को आप किसी एक यूजर को प्रोवाइड करते हैं एक समय में। तो मान लीजिए एक समय में ए को दिया, फिर एक समय में बी को, फिर सी को, फिर सी को, तो छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स हमने डिवाइड कर लिए। एक टाइम स्लॉट में ए को दिया, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, है ना। ये यूजर्स को हमने टाइम स्लॉट में ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज करने के लिए दिया। क्लियर है। तो जिस समय ए यूज कर रहा होगा इस पूरी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को बी सी डी यूज नहीं कर सकते। इज इट ओके? यस। और इनके बीच में एक गार्ड टाइम यूज करते हैं सो दैट कि ए और बी के बीच में इंटरफेरेंस ना हो। जैसे आपने ए को एक स्लॉट दिया और उसी समय बी भी कम्युनिकेट करने के लिए आ गया, है ना, दिस माइट बी द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या करते हैं, टाइम गार्ड का भी यूज करते हैं। क्लियर है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, इससे आप बहुत सारे यूजर्स को, है ना, थोड़े थोड़े समय के लिए, क्योंकि सब यूजर्स हर समय स्पेक्ट्रम को यूज नहीं कर रहे होते हैं, तो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस उस फील्ड में काफी अच्छा काम करता है जहां पर छोटे छोटे टाइम स्लॉट में यूजर्स
फ्रिक्वेंसी को यूज करना चाहते हैं। तो सेम फ्रिक्वेंसी, ऐसे दूसरा ये है कि कितनी सारी फ्रिक्वेंसीज आप प्रोवाइड करेंगे यूजर को। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, आप एक सिंगल फ्रिक्वेंसी आप अलग अलग यूजर्स को अलग अलग समय के लिए अलॉट कर देते हैं, तो काम काफी आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही समय में कई सारे यूजर्स को काम करना रहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आप उस पूरी फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को कई भाग में डिवाइड कर देंगे। एक फ्रिक्वेंसी आप F1 को अलॉट कर देंगे, दूसरा F2 को, तीसरा F3 को, चौथा F4 को, पांचवा F5 को, छठवां F6 को। अब पूरे समय के लिए आप इन यूजर्स को ये फ्रिक्वेंसीज आप अलॉट कर देते हैं। क्लियर है। हालांकि दो फ्रिक्वेंसीज के बीच में इंटरफेरेंस ना हो, उसके लिए एक स्मॉल टाइम गार्ड बैंड मतलब गार्ड फ्रिक्वेंसी आप यूज करते हैं, जो F1 और F2 के बीच में या F2 F3 के बीच में आपने एलोकेट किया है। जब मान लीजिए ये आपका 0 से 5 किलो हर्ट्ज है ना, अभी आपका 5.2 किलो हर्ट्ज से 10.2 किलो हर्ट्ज तक होगा, फिर ये 10.4 मतलब 0.2 किलो हर्ट्ज का आपने क्या कर दिया, गार्ड बैंड यूज किया, जिसके साथ ताकि इंटरफेरेंस यूजर 1 और 2 के बीच में न होने पाए। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पूरे समय के लिए पूरी फ्रिक्वेंसी को यूजर्स यूज करना चाहें, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कोड अलॉट कर देते हैं। ठीक है, तो जिस यूजर के पास वो कोड होगा वो उस फ्रिक्वेंसी को एक्सेस कर सकता है ना। अलग अलग कोड होंगे तो सारी फ्रिक्वेंसी को हर पूरे समय के लिए बहुत सारे यूजर एक साथ शेयर कर सकते हैं, और इस इंटायर ड्यूरेशन में फिर कोई समस्या नहीं आएगी, बिकॉज कोड इज लाइक अ की, और उसकी सहायता से आप फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में बहुत सारी चीजों को यूज कर सकते हैं, और उस कोड के लिए है ना, चैनल पर जो डेटा होगा उस कोड के साथ होगा, तो एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं होगा। और इस तरह से अलग अलग स्प्रेडिंग कोड्स को यूज करते हुए आप डिफरेंट सिग्नल्स को एक सिंगल टाइम में सेम कैरियर पर ट्रांसमिट कर सकते हैं। एंड दिस इज डन इन मॉड्यूलेशन टेक्निक। अगर आप देखिए तो उसमें एक सिंगल कैरियर पर ढेर सारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स को एक दूसरे के साथ आप उसमें मॉड्यूलेट करते हैं। अगर CDMA के हम एडवांटेजेस की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, कि प्रोसेसिंग गेन होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो का काफी अच्छा होता है ना, वॉइस एक्टिविटी फैक्टर काफी अच्छा होता है, फ्रिक्वेंसी रियूज इफिशियंसी काफी अच्छी होती है। फ्रिक्वेंसी रियूज इफिशियंसी का मतलब आप इसमें फ्रिक्वेंसी को बार बार कस्टमर्स को यूज करने के लिए आप दे सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, ये आपके जो नंबर ऑफ कोड्स हैं है ना, वो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इसमें है, जैसे आपका टाइट पावर कंट्रोल है, बहुत ज्यादा पावर इसमें नहीं होगा। रेक रिसीवर यूज करते हैं जो कि आपका इंप्रूव्ड सिग्नल रिसेप्शन देता है। मान लीजिए कई बार जो हमारा सिग्नल होता है वो रिसीव तो होता है, लेकिन उसमें कई समस्याएं आ जाती हैं, तो ऐसे में हम रैक रिसीवर यूज करते हैं जो इन नॉइज को थोड़ा सा रिड्यूस करता है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल ट्रांसफर प्रोवाइड करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। ठीक है, दो टॉपिक्स और हैं, एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दूसरा रडार कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, अब जो हमारा ये अर्थ स्ट्रक्चर का इसको देखिए, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ हमारा फ्लैट तो होता नहीं, इसी तरह का आपका दिखाई देता है। छोटे लेवल पर देखें तो ऐसा, इसका ये छोटा सा पोर्शन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर एक टावर अवेलेबल है, यहाँ पर एक टावर, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि बीच में अर्थ है। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन पॉसिबल नहीं क्योंकि ये डिस्टेंस काफी ज्यादा होगी। अर्थ का रेडियस कितना है आप बताओ, दिस इज अबाउट 6400 किलोमीटर्स है ना, रेडियस है। तो पूरा पेरीमीटर कितना होगा, 2 पाई आर, 2 पाई इंटू 6400। मान लीजिए पांचवा भाग हमने यहाँ पर लिया, छठवां भाग हमने लिया, तो बाई 6 कर दो, तो करीब करीब ये 1000 आया। 1000 गुणे 2 2000 और पाई 3 है, तो 6000 किलोमीटर्स की करीब करीब डिस्टेंस यहाँ पर है, उनके बीच में कम्युनिकेशन होना है। तो कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा ऐसे, तो हम क्या करते हैं, हम एक अलग तरह का डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज नोन एज सैटेलाइट, जो कि आपका स्पेस में, सैटेलाइट आपको पता है ना, नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून होता है हमारा, वैसे ही स्पेस में जैसे मून हमारा अर्थ के ऑर्बिट में ट्रेवल करता है, उसी तरह से हम सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में हम स्टेबल कर उसको एलोकेट कर देते हैं, और वो वहां पर अर्थ के चारों तरफ उसका चक्कर लगाता रहता है ना। फिर हम इसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से एरिया में आप इसको किस समय यूज करना चाह रहे हैं। ओके, तो जो सिग्नल है उसका ट्रांसमिशन हाई फ्रिक्वेंसी पर आप करेंगे, और सैटेलाइट में जो हमारा रिसीवर होगा, रिसीवर इस सिग्नल को रिसीव करेगा और फिर वो वापस ट्रांसमिट कर देगा सेकेंड एंड पर जो भी हमारा बेस स्टेशन होगा, और इस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में
कम्युनिकेशन सेटअप हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हाई फ्रिक्वेंसी पर होगा क्योंकि आपका जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज वेरी लार्ज। क्लियर है कि नहीं है? तो जो अब ये लॉन्च किया गया था सैटेलाइट, नाम जो दिया गया था स्पुतनिक 1, पहला सैटेलाइट जो आपको बना था, ये करीब करीब ये आपका 1957 में बना था। और उसके 18 साल बाद इंडिया ने आपका पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था 1975 में। इंडिया ने लॉन्च किया था। तो इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा है? 1975। हाई फ्रिक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, मतलब गीगाहर्ट्ज में होगी फ्रिक्वेंसी। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। और इसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर रिसीविंग एंटीना यूज होगा, और यहाँ पर ट्रांसमिट करने के लिए भी एक एंटीना यूज होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर हम इसको अब सेटेलाइट के कम्युनिकेशन के नीड की बात करें तो हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। अगर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, उसको ट्रांसमिट करने के लिए ग्राउंड वेव प्रोपगेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अगर ये जो सिग्नल है हमारा, वो उसकी बैंडविड्थ बढ़ जाए और हाई फ्रिक्वेंसी पर आप इसको यूज करें 30 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज तक, तो आयनोस्फीयर के थ्रू इसको आप प्रोपगेट करा सकते हैं। तो आयनोस्फीयर में क्या होती है, ऊपर की जो आयनोस्फेरिक लेयर होती है वो उसमें डेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जब आप उसमें रे को ट्रांसमिट करते हैं तो इंसिडेंट होने के बाद ये और दूर जाती है और धीरे धीरे इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और फिर ये वापस अर्थ की तरफ मूव करता है, जिससे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है। बट आयनोस्फेयर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एक तो सन स्टार्म हो सकता है जिसमें प्रॉब्लम, क्योंकि आयनोस्फेयर है क्या, ये चार्जेज है ना, चार्जेज है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है ना। तो ये जो हमारा है, ये जो चार्जेज हैं ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेंगे। आपका सनलाइट गायब हो गया, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा बहुत तेजी से, तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के साथ रिकॉम्बाइन कर जाएंगे। तो नाइट टाइम में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे के साथ रिकॉम्बाइन कर जाते हैं। डे टाइम में एनर्जी ज्यादा होती है तो अलग अलग आइसोलेटेड रहते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ता है और वो कम्युनिकेशन पर भी इफेक्ट डालता है। और यही तो वजह है जिसकी वजह से नाइट टाइम डे टाइम में जो आपका सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है वो अलग अलग होता है कि नहीं। तो इन सबसे बचने के लिए, इन लिमिटेशंस को इम्प्रूव करने के लिए हम सैटेलाइट का यूज करते हैं। हम लॉन्ग डिस्टेंस तक अब आयनोस्फेरिक रीजन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हम अर्थ स्टेशन से सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं थ्रू सम एंटीना। ठीक है, ये अपलिंक है। अपलिंक का मतलब एक हाई फ्रिक्वेंसी होगी। नॉर्मली अपलिंक हमारा, अगर देखो, अगर हमारा अपलिंक 6 गीगाहर्ट्ज है तो डाउनलिंक हमारा 4 गीगाहर्ट्ज होगा। ध्यान से देखना, अगर ये 8 गीगाहर्ट्ज है तो ये हमारा 6 गीगाहर्ट्ज यूज किया जाता है। अगर ये हमारा 10 गीगाहर्ट्ज है तो डाउनलिंक हमारा क्या होता है, जो सिग्नल वापस आ रही है वो 8 गीगाहर्ट्ज होता है। और इस तरह से अलग अलग सिग्नल और भी हायर फ्रिक्वेंसीज पर आप इवेलुएट करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग होता है। मेन जो बात इसमें हम कह रहे हैं, जो सिग्नल है हमारा वो किसी कैरियर, जैसे हमारा वॉइस सिग्नल है वो दूर तक तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज कर देंगे और उसको हम सेंड करते हैं। तो मतलब कोई भी जो सिग्नल है हमारा, एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो उसको हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर सुपर इम्पोज करके हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल अपलिंक के थ्रू हम सेंड कर देते हैं। यहाँ पर रिसीव होगा सैटेलाइट के थ्रू, और ये प्रोसेस होने के बाद फिर डाउन लिंक के थ्रू दूसरे पॉइंट पर सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर रिसीव करने के लिए रिसीविंग एंटीना होगा और यहाँ पर ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिटिंग एंटीना होगा। और इस तरह से पहले अर्थ स्टेशन से दूसरे अर्थ स्टेशन के बीच में सिग्नल का ट्रांसमिशन हो पाता है। ये जो सैटेलाइट में जो रिसीवर और ट्रांसमीटर को मिलाते हुए और प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उस सारे को मिलाकर क्या बोलते हैं, ट्रांसपॉन्डर बोलते हैं। ठीक है ना। तो ट्रांसपॉन्डर भी हमारा एक होता है, जिसमें रिपीटर भी एक तरह का सर्किट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। आगे भी हम लोग देख लेते हैं। अपलिंक फ्रीक्वेंसी हमारी हाई होती है, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही ऐसा होता है। नॉर्मली हम लोग गीगाहर्ट्ज रेंज की फ्रीक्वेंसी इसमें हम लोग यूज करते हैं, तो इस तरह से काम करता है। अच्छा, जो पूरा का पूरा हमारा ये है अपलिंक फ्रीक्वेंसी है, वो रिसीव किया जाएगा सम एंटीना और फिर उसको लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा दूसरी फ्रीक्वेंसी में, और फिर उसको अर्थ स्टेशन पर भेजा जाता है। इस तरह की इसकी वर्किंग है। एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, ठीक है ना। बहुत सारा एरिया टेरेस्ट्रियल सिस्टम के द्वारा बहुत सारे एरिया को कवर किया जा सकता है। अर्थ के सारे कॉर्नर को आप वॉच कर सकते हैं, कवर किया जा सकता है इसकी सहायता से। ठीक है, ट्रांसमिशन कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा होगी नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। आप कितना भी कवरेज एरिया बढ़ाइए, क्योंकि एक बार एक सैटेलाइट इंस्टॉल करने के बाद आप काफ़ी एरिया को कवर कर सकते हैं। पूरे अर्थ
को ऑब्जर्व करने के लिए आपको 3 सैटेलाइट की जरूरत मिनिमम पड़ेगी। हाँ, तो 3 सैटेलाइट से आप पूरे अर्थ का जो जियोग्राफिकल चेंजेज हैं या उसमें जो आपके इन्वायरमेंटल चेंजेज हैं उनको आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ में आप ढेर सारी ब्रॉडकास्टिंग इसमें कर सकते हैं, बहुत पॉसिबल है, आज के समय में तो बहुत ज़्यादा हो भी रहा है। ठीक है, एक तो सैटेलाइट को लॉन्च करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, डिसएडवांटेजेस हैं आपके, प्रोपगेशन डिले हो सकता है ना, कई बार होता है। ठीक है, अच्छा, रिपेयरिंग करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कौन जाएगा बार बार उसको रिपेयर करेगा। स्पेस, जो फ्री स्पेस है इसमें बहुत सारी लॉसेज अवेलेबल होती हैं जो इसमें अकर हो सकती हैं, और फ्रिक्वेंसीज का कंजेशन भी इसमें हो सकता है, जिसके बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अच्छा, एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज होगा, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में यूज होगा, इंटरनेट एप्लीकेशंस में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है आज के समय में, मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज होता है, नेविगेशन में, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा यूज, आजकल जीआईएस में भी यूज होता है। जीआईएस क्या है आपका? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये डिटेक्ट करने का प्रयास करते हैं कहाँ पर धरती पर कहाँ पर पानी ज़्यादा है, कहाँ पर आपका आइस ज़्यादा है, कहाँ पर अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसको डिटेक्ट करने का प्रयास करते हैं यूजिंग रिमोट सेंसिंग। तो इसमें जो सनलाइट है, सनलाइट को अर्थ पर भेजते हैं, अर्थ सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद ये वापस जाता है। तो अगर वाटर यहाँ पर होगा तो ज़्यादातर पोर्शन ऑब्जर्व कर लेगा और बहुत बहुत स्मॉल इंटेंसिटी को ये सेंड करेगा टुवर्ड्स द सैटेलाइट। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आइस हुआ तो आइस बहुत तेजी से इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये जो इंटेंसिटी रिसीव होती है सैटेलाइट पर, उसके आधार पर ये डिसीजन मेकिंग करना किस तरह के मटेरियल से ये एक्चुअली में रिफ्लेक्ट हो रहा है, बात समझ में आ रही है। तो वाटर पूल को सर्च करना, ये देखना कि कितना आइस मेल्ट हो गया ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट की वजह से, कहाँ पर रोड बनी है, कहाँ पर रोड नहीं बनी है, सारी चीज़ों को डिटेक्ट करना ये रिमोट सेंसिंग के द्वारा बिना सेंसर को लगाए हुए अर्थ पर। ओके, ठीक है, और ये वेदर कंडीशंस को भी ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना, फोरकास्ट करना थ्रू सम इमेजेस टेकन बाय द सैटेलाइट, है ना, उसमें जो कैमरे लगे होंगे उनकी सहायता से। तो एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो आपको एक लो नॉइज एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी। तो जब सिग्नल हमारा रिसीव होगा तो रिसीव होने के बाद लो नॉइज एम्पलीफायर जो भी नॉइज आया होगा उस नॉइज को रिमूव करते हुए उसको आगे सेंड करेगा। हाई फ्रिक्वेंसी को लो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज जब सिग्नल को वापस हम भेजते हैं अर्थ की तरफ तो उसमें फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट, फ्रिक्वेंसी वैल्यू, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो हम कम फ्रिक्वेंसी कर देते हैं, उससे क्या पावर कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। बैंड पास फिल्टर से फिर इसको हम पास कर देते हैं सो दैट कि जो भी फ्रिक्वेंसी है वो पास हो जाए आपकी, और हाई पावर एम्पलीफायर की सहायता से फिर सिग्नल की पावर इंप्रूव करते हैं और उसको सेंड कर देते हैं ताकि वो बेस स्टेशन तक पहुंच सके। ठीक है, एज जैसे यहाँ पर हाई टू लो अगर हम कहें तो इसको आप कर सकते हैं कि भाई 6 गीगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज में कन्वर्ट कर रहे हैं, या 8 गीगाहर्ट्ज से 6 में, या 10 से 8 में, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ये हमारे ट्रांसपोंडर का काम है। एक आपका सिस्टम है रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना। रेडियो मतलब RA, डिटेक्शन का मतलब D, रेंजिंग का मतलब एंड A, और रेंजिंग का मतलब R, रडार। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये आपका एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में यूज होता है, शिप सेफ्टी में यूज होता है, रिमोट प्लेसेस को आसानी से सेंस कर सकते हैं मिलिट्री एप्लीकेशंस में। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, मान लीजिए कोई एरिया है हमारा और उस एरिया में किसी का आना वर्जित है। ठीक है, तो हम सिग्नल को लगातार भेजते रहेंगे, कोई नहीं है तो सिग्नल कहीं पर इंसिडेंट होगा नहीं तो रिटर्न भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ गया तो सिग्नल यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद वापस लौटेगा, तो वापस आपने ट्रांसमीटर से सेंड किया था, रिसीवर से रिसीव हो जाएगा। रिसीव होने का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है उस एरिया में जहाँ पर किसी का अवेलेबिलिटी नहीं होना चाहिए था। क्लियर है? ओके, तो इसको रिसीव कर लेते हैं। अब ये जो हमारा हो रहा है यहाँ पर, तो प्रिंसिपल क्या है इसका, एक सिग्नल को एक ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल रिसीव हो जाता है रिसीविंग एंटीना पर। अगर सिग्नल रिसीव हो रहा है इसका मतलब कोई प्रेजेंट है, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो गया। ये जो टारगेट हमारा डिटेक्ट हो गया उसकी रेंज क्या है, वो कैसे होगा, तो कितने समय के बाद सिग्नल वापस आया, तो कंपेयर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसके आधार पर ये डिसाइड करेंगे कि कितनी दूरी पर वो ऑब्जेक्ट है। और ये लगातार सिग्नल हमारा रिसीव होगा तो ये भी पता चल जाएगा कि पहले सिग्नल हमें 5 नैनो सेकेंड के बाद मिल रहा था, अब 3 नैनो सेकेंड के बाद मिल रहा है। मतलब क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट और पास आ गया है। इसी वजह से तो
जो सिग्नल का रिसेप्शन हो रहा है वो जल्दी हो रहा है। ठीक बात है कि नहीं? तो इस तरह से स्पीड को भी आप देख सकते हैं कि किस स्पीड से ऑब्जेक्ट हमारी तरफ मूव कर रहा है या दूर जा रहा है। ओके, तो मान लीजिए जो हमारा रडार में आप ट्रांसमीटर रिसीवर, अपने इसको ट्रांसीवर बोलते हैं मिलाकर, ट्रांसीवर है ना। तो ट्रांसीवर जो हमारा है वहां से ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है, इसको रेंज बोलते हैं, है ना। तो सिग्नल को ट्रांसमिट करने से रिसीव करने के बीच में टोटल टाइम टी लग रहा है। टोटल टाइम टी का मतलब क्या हो गया, t/2 में वो ऑब्जेक्ट तक जाएगा और अगले t/2 में वापस लौट कर रिसीवर एंड पर आएगा, तो टोटल टाइम टी लगा। उस समय ये डिस्टेंस आर जाते समय कवर किया, फिर डिस्टेंस आर आते समय कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 2r कवर कर लिया। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आपने 2r की वैल्यू c इंटू टी कर दिया। c क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता है ना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, सो c इंटू टी। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ct/2। तो ये पता चल जाएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पर अवेलेबल है। और फिर अगली बार जब सिग्नल रिसीव होगा टी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी थोड़ी, तो आप इसमें पुट करेंगे तो आपको आर की वैल्यू थोड़ी कम मिल जाएगी। तो ये पता चल जाएगा अब ऑब्जेक्ट कितना और डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो मान लीजिए वही हमने कहा ना कि कुछ समय के बाद अब फिर देखिए अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदली हुई दिखाई देगी। तो इतने से इतने पर पहुंचने में उसको कितना समय लगा, वो टाइम तो पता ही चल जाएगा, उससे आप डिवाइड करके ये फाइंड कर सकते हैं एक्चुअली में ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड इसकी सहायता से डिफाइन किया जा सकता है। तो ये सारे छोटे छोटे टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हमें आज डिस्कस करना था। ठीक है, इसी के साथ अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इतनी बात हमको आज करनी है। AKTU में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो आज कंप्लीट हो गया है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी कुछ और पोर्शन बचे हुए हैं, उसको हम आगे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से देखते रहिए और अपने जो सुझाव हैं उसको आप हमको देते रहिए। यूट्यूब जो वीडियोज हैं उस वीडियोज में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप दे सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी आपको दे रखा है, वहाँ उस ईमेल आईडी पर आप मेल करके भी हम अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, और मेल में अगर आपको बात करनी हो पर्सनली तो उसके लिए आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ सकते हैं, तो उसके थ्रू हम आपसे फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर आप मेरी ईमेल आईडी पर छोड़ सकते हैं, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, उनको हम धीरे धीरे अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि आगे आने वाले एग्जाम में आप उस सब्जेक्ट में भी काफ़ी अच्छा कर सके। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के सारे लेक्चर्स को आप देखते रहिए। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ शेयर करिए, अपना प्यार बनाए रखिए, है ना। और आप लोगों का भविष्य अच्छा हो, इसी सारी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं और नमस्कार।